ओके, सो दिस अगर एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे देन दिस थिंग इज इक्वल टू, अपने को टोटल दिया हुआ है कि हर सेट में 5 एलिमेंट्स है और टोटल 30 सेट्स है। सो दिस थिंग इज इक्वल टू 30 × 5, दैट इज इक्वल टू 150। ओके, क्योंकि मेरे को बोला है कि एलिमेंट्स, अगर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि एलिमेंट्स मेरे रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स अगर रिपीट नहीं हो रहे तो दिस थिंग इज इक्वल टू 150। मतलब A1 से लेके A3 तक का जो अपना यूनियन है वो 150 के बराबर होगा इफ एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटिंग। ठीक है, तो फिर अगर ईच एलिमेंट को, लेकिन अगर हम लोग ऐसा माने कि अपने को बोला है एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs, मतलब जो एक एलिमेंट है वो 10 बार अपन लोग यूज कर रहे हैं बेसिकली। इसका मतलब एस जो होगा मेरा वो, क्योंकि टोटल तो मेरा 30 × 5 है, और इसमें बोल रहा है कि मेरा एक एलिमेंट एस, मेरा एक एलिमेंट जो है ए का वो मैं 10 बार यूज कर रहा हूँ, तो इट इज रिटन दैट ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs। मतलब एस का हर एक एलिमेंट AI की, मतलब 10 AIs में बिलोंग करता है। तो बेसिकली जो मेरा टोटल 150 है वो 150 नहीं होगा, वो बेसिकली 150 को मेरे को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एस का जो एक एलिमेंट है वो 10 को बिलोंग करता है ना, और यहाँ पे अपन लोग बोलते हैं कि वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरा एस आ जाएगा 15। ठीक है, तो जो यही चीज मैं बी के लिए करता हूँ, बी में भी मैं मानता हूँ कि अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो टोटल हो जाएंगे 3n, क्योंकि 3 एक सेट में है और टोटल n सेट्स है। और क्योंकि मेरे को बोला है कि एग्जैक्टली 9 ऑफ द BIs, ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 9 ऑफ द BIs, मतलब वो 9 सेट्स में बिलोंग कर रहा है, तो बेसिकली वो हो जाएगा मेरा 3n/9। ठीक है, और मेरे को बोला है कि ये दोनों बराबर है, तो बेसिकली 3n/9 इज इक्वल टू 15, ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा n कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरा n हो जाएगा, यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बिकम 15 × 3 मतलब 45। इसका मतलब मेरे को जो पूछा था कि n कितना है, तो n हो जाएगा मेरा 45। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट थोड़ा दिमाग लगाना था, देन यू कैन इजिली गो थ्रू इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है अपने को two finite sets each having m and n elements. The number of subsets of the first set is 112 more than that of the second set. Okay. The values of m and n are respectively. तो जो मेरे को दिया हुआ है वो मैं लिखता हूँ। तो पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में मुझे बोला है कि मेरे को पता है कि एक सेट में 2 की पावर, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने बनते हैं सेट्स। तो मेरे को बोला है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है ना, तो 2 की पावर m - 2 की पावर n मुझे 112 दिया हुआ है बेसिकली। क्या दिया हुआ है, 2 की पावर m - 2 की पावर n इज इक्वल टू 112। ठीक है, तो फिर इसमें से मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे को बोला है कि मेरा, क्योंकि m बड़ा है तो मैं n कॉमन लूंगा ना, तो लेट्स से मैंने 2 की पावर n कॉमन ले लिया, इट वुड बिकम 2 पावर m - n - 1 इज इक्वल टू, अब मैं 112 को भी तोड़ लेता हूँ, 112 को तोड़ूंगा तो कैसे जाएगा, एलसीएम लूंगा तो इसका इट वुड बिकम 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब दिख गया होगा जहां तक आपको, यहाँ से मैं कंपेयर करूंगा तो मेरा n आ जाएगा 4, एंड 2 पावर m - n हो जाएगा, 2 पावर m - n कितना हो जाएगा, 7 + 1 मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ से मतलब मेरा m - n आ गया 3, m - n कितना हो गया, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है ना 8, m - n हो गया 3, और यहाँ से m कितना हो गया, m हो जाएगा 3 + n मतलब 3 + 4 मतलब 7। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से मैंने m और n निकाल लिया। अब मुझसे बोला क्या था, मुझे क्या बोला है, मुझे बोला है वैल्यूज ऑफ m एंड n आर, m एंड n की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7,4, मतलब बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। सही पार्ट सही आंसर हो जाएगा क्या, सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है द सेट ए इंटरसेक्शन बी बार का बार यूनियन दिस थिंग इज इक्वल टू। तो ये तो मैं वापस वैल्यू सॉल्व करूंगा।
ए इंटरसेक्शन बी के बार का बार, इसमें मैं लगाऊंगा डी मॉर्गन। तो ये क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन विल चेंज टू यूनियन, यहाँ पे आ जाएगा बार, और बी के बार का बार हो जाएगा बी। डिस्टिंक्ट ये चीज का यूनियन कर रहा हूं मैं बी इंटरसेक्शन सी से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, इसको मैं वैसे कर लेता हूँ। लेट्स से ए बार का यूनियन में ले रहा हूँ बी यूनियन, ऐसे मैं लिख सकता हूँ मैं इसको, बी यूनियन सी से। ठीक है, स्टेप्स लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बार का यूनियन विथ, अभी क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो एलिमेंट्स बी में भी है और सी में भी है, और उसका मैं ले रहा हूँ यूनियन विद बी, मतलब जो एलिमेंट्स इस वाले सेट में है और इस वाले सेट में है, या फिर किसी एक में, तो भी चलेगा, यूनियन का मतलब वही होता है। तो बेसिकली ये इस वाले सेट में वाले एलिमेंट्स है जो बी में है और सी में है, दोनों में है, मतलब जो बी वाले हैं, और इसमें वो वाले हैं जो बी में है। बेसिकली ये हो जाएगा ए बार यूनियन बी। तो इसका आपको ऑप्शन दिया हुआ है बी पार्ट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, इसको जब आप लोग पॉइंटर अपॉन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे इस सेट को बी लिख पा रहा हूँ, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी का मतलब हो जाएगा बी ओनली, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी मतलब वो एलिमेंट जो बी में भी है और सी में भी है, उसका मैं यूनियन ले रहा हूँ बी के साथ, और यूनियन का मतलब होता है और, मतलब जो एलिमेंट इसमें हो या फिर इसमें हो, तो वहां से मुझको मिल जाएगा बी। तो बेसिकली ये दिया हुआ है मुझे ए बार यूनियन बी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा हुआ है, 32 में लिखा हुआ है, let f1 be the set of parallelograms, f2 the set of rectangles, f3 the set of rhombuses, f4 the set of squares, and f5 the set of trapeziums in a plane. Then f1 may be equal to what? इसमें तो वो चीज है कि अपने को थोड़ी ज्योमेट्री आनी चाहिए। अपने को पता है कि जो रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, स्क्वायर होता है, वो तीनों ही पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होता। और पैरेललोग्राम अपन ने बोला F1 को, तो बेसिकली जो मेरा F1 है वो F2 यूनियन F3 यूनियन F4 है। एंड मेरे को F1 क्या है वो पूछा है ना, तो बेसिकली इसका आंसर डी वाला हो गया ना, क्योंकि जो मेरा F2 है वो है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। जो मेरा F3 है वो है रोम्बस, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है। जो मेरा F4 है वो है स्क्वायर, वो भी मेरा पैरेललोग्राम होता है, और F1 तो मेरा पैरेललोग्राम है ही। बेसिकली F1 इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ F2 F3 F4 F1, ये मेरा सही आंसर है, क्योंकि मेरा जो ट्रेपेजियम है वो पैरेललोग्राम नहीं होता। ट्रेपेजियम में क्या होता है ना, दो साइड्स एंटी पैरेलल होती हैं। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है डी पार्ट, और ये तो अपन ने ओरली कर लिया। आई होप समझ में आया होगा, टफ नहीं है, बस अपन ने वो लिखा कि इसमें कौन कौन से पैरेललोग्राम है, कौन कौन से पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, उसके हिसाब से अपन ने सॉल्व कर लिया। सो दिस वाज नॉट टफ क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है लेट एस इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर, कि इसमें फिर मैं बना ही लेता हूँ स्क्वायर। ये है मेरा स्क्वायर, लेट्स से। ठीक है, इसमें मुझे बोला है कि लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर। तो बेसिकली ये है मेरा एस, इसके अंदर मुझे बोला है क्या, टी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल, और एक स्क्वायर के अंदर ही है ना बेसिकली। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल भी बना लेता हूँ। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसके अंदर जो पॉइंट्स है उसको मैं बोल रहा हूँ टी। तो बेसिकली ये है टी, और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है एक सर्कल है, इफ द ट्रायंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट, और सर्कल और ट्रायंगल इंटरसेक्ट करते हैं बेसिकली, मतलब ऐसे कुछ है। ठीक, और इसके पॉइंट्स को मैं बोल रहा हूँ सी, इसको चाहे कंप्लीट कर लो। ठीक, तो इस टाइप से दिया हुआ है मुझे। तो मुझे क्या बोला है, इफ द ट्रायंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एंड कंटेन द स्क्वायर, देन इसमें से कौन सा ट्रू है। चेक कर लेते हैं एक एक करके। एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी, एस पूरा, उसका इंटरसेक्शन टी के साथ, उसका इंटरसेक्शन सी के साथ, मतलब जो एलिमेंट तीनों में कॉमन है। तो जो एस में वो टी और सी में तो है ही, तो बेसिकली मुझे टी और सी में चेक करना है, तो टी और सी में कौन सा कॉमन है, ये वाला रीजन। तो बेसिकली ये वाला एलिमेंट एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी में आ रहा है। तो दिस थिंग इज इक्वल टू 5। दिस थिंग इज रॉन्ग, क्योंकि 5 तो है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट आ रहा है अपने पास।
फिर मुझे बोला है एस यूनियन टी यूनियन सी, मतलब जो तीनों में है, एस में भी है, टी में भी है, सी में भी है, या फिर किसी एक में है, दस इज इक्वल टू सी। नहीं, वो तो गलत है, फिर मेरे भाग वाले एलिमेंट्स छूट जाएंगे ना, तो बी भी रॉन्ग हुआ। फिर एस यूनियन टी यूनियन सी इज इक्वल टू एस, मतलब जो एस में है, टी में है, सी में है, वो एस के बराबर है। हाँ, ये सही है। मतलब वो एलिमेंट जो क्या तो एस में है, क्या तो टी में है, क्या तो सी में है, क्या तो किसी दो में है, क्या तो तीनों में है, तो अगर मैं पूरा सा टेस्ट ले लूंगा तो मेरे वो सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। तो बेसिकली इसका मेरा सही आंसर कौन सा हो गया? सी पार्ट इज माई राइट आंसर। डी भी चेक कर लेते हैं। एस यूनियन टी जो एस में है और टी में है, मतलब ये वाला रीजन, मतलब एस यूनियन टी ऐसी हो गया बेसिकली, क्योंकि वो जो टीम है वो एस में तो है ही। एस यूनियन टी इज इक्वल टू एस, और एस इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी वाला रीजन, क्योंकि एस इंटरसेक्शन सी मतलब वाला रीजन जो दोनों में होना चाहिए, और एस और सी में जो दोनों में है वो है सी वाला रीजन, क्योंकि एस तो पूरा है, मेरे को कॉमन रीजन चाहिए तो वो सी आ गया। तो बेसिकली यहाँ मैं बोल रहा हूँ एस इज इक्वल टू सी, विच इज रॉन्ग। इसका मतलब मेरा जो सही आंसर है वो सिर्फ सी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। दिस इज सॉर्ट ऑफ इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34th। 34th में क्या बोला है? Let R be the set of points inside the rectangle of side A and B with two sides along a positive direction of x-axis and y-axis. Okay, देन इसमें से कौन सा ट्रू है मुझे बोला है, तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा। ये मेरा एक रेक्टेंगल है, और मुझे बोला है कि ये मान लो मेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, मान लो ये मेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, और ये मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, और यहाँ पे है मेरा 0,0, 0,0। ठीक, तो अब मुझे बोलना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। एक्स इज 0 to A, ठीक है, एंड वाई इज 0 to B। नहीं, मुझे क्या चाहिए? अच्छा, आर क्या है? आर इज सेट ऑफ पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसमें मुझे चेक करना है ना कि इनसाइड रेक्टेंगल कौन से पॉइंट्स है। लेकिन अगर मैं एक्स को ए के बराबर ही ले लूंगा तो मेरे तो वो वाले पॉइंट्स पे जाएंगे जो रेक्टेंगल पे है, मुझे सिर्फ इनसाइड रेक्टेंगल होना चाहिए। तो मुझे बेसिकली वाले पॉइंट्स चाहिए जिसमें इक्वल टू वाला साइन नहीं है, तो बेसिकली मेरा जी वाला पार्ट सही आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे को ऑन द रेक्टेंगल वाले पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने। जीरो, ए और बी वाले पॉइंट्स जो रेक्टेंगल पे भी है, अंदर तो है लेकिन ऑन रेक्टेंगल वाले पॉइंट्स भी है, लेकिन मुझसे क्या बोला है? मुझसे बोला है कि मुझे वो वाले पॉइंट्स बताने हैं जो सिर्फ रेक्टेंगल के इनसाइड है। बेसिकली मेरा डी पार्ट सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया, इक्वल टू नहीं लगाया। ठीक है, तो बेसिकली मेरा इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्या बोल रहा है 35? 35 में मुझे बोला है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स। तो दोनों जो नहीं खेलते वो अपने को बताना है, तो दोनों नहीं खेलते से अपन लोग वो निकालते कि जो एटलीस्ट एक गेम खेलते हैं। जो एटलीस्ट एक गेम खेलेंगे उसको जब मैं टोटल से माइनस कर दूंगा तो मेरे को निकल जाएगा। तो बेसिकली मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है जो एटलीस्ट एक खेलते हैं, तो वो हो जाएगा एन क्रिकेट यूनियन टेनिस। इसमें वापस वही फॉर्मूला लगा दूंगा, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। एन सी कितना है? एन सी है 25, एन टी कितना है? एन टी है 20, माइनस जो दोनों खेलते हैं, मतलब -10। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35। तो ये तो वो हो जाएंगे जो एटलीस्ट एक गेम खेलते हैं, क्या तो क्रिकेट, क्या तो टेनिस, क्या तो दोनों। लेकिन मेरे को वो वाले बच्चे चाहिए जो दोनों ही नहीं खेलते, तो टोटल में से उसको माइनस कर दो, मतलब 60 - 35। 60 - 35 मेरा आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरा बी पार्ट, 60 - 35 इज इक्वल टू 25। मतलब मेरा सही आंसर क्या होगा? बी पार्ट इज माई राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। ऊपर वाले क्वेश्चंस कर लिए तो ये तो फिर बहुत ही इजी सॉर्ट ऑफ है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या बोला है? 36 में मुझे बोला है इन अ टाउन ऑफ 840 पर्सन, 450 पर्सन रीड हिंदी, ओके, 300 रीड इंग्लिश एंड 200 रीड बोथ। अच्छा, ऐसे वापस वही चीज बोलिए जो मैंने ऊपर निकाली है। इसमें से कौन ऐसा है जो एक भी रीड नहीं करता है? तो बेसिकली वापस मैं पहले वही निकालूंगा
जो एटलीस्ट एक रीड करते हैं, मतलब एन एच यूनियन ई निकालना पड़ेगा मैंने, मतलब जो एटलीस्ट एक रीड करते हैं, एन एच यूनियन ई निकाल लूंगा पहले। ये कितना हो जाएगा? ये वापस हो जाएगा एन एच प्लस एन ई माइनस इंटरसेक्शन। एन एच कितना है? एन एच है 450, एन एच है 450 प्लस एन ई है 300 माइनस जो दोनों रीड करते हैं 200। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 550। और 550 को जब मैं टोटल से माइनस कर दूंगा यूनिवर्स से, तो मुझको मिल जाएंगे वो वाले लोग जो दोनों ही रीड नहीं करते। सो दिस थिंग इज इक्वल टू 550। इसको मैं टोटल 840 में से माइनस कर दूंगा, तो मुझको मेरा आंसर मिल जाएगा कि वो वाले लोग मिल जाएंगे जो नाइदर रीड इंग्लिश नाइदर रीड हिंदी। 840 माइनस 550, that thing is equal to 390 I guess. सॉरी नॉट 390, 290। ठीक है, इसका मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अच्छा, बी एंड डी दोनों में ही दिया हुआ है क्या? तो आई थिंक इट इज, अच्छा डी 260 है, सॉरी। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, सॉरी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आई होप समझ में आया होगा, वही वाला चीजें जो मैंने ऊपर किया था वही मैंने इस पे किया है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। इसमें क्या बोल रहे हैं? तो 37 में बोल रहे हैं एक्स को सेट दिया हुआ है और वाई को सेट दिया हुआ है, फिर मुझे बोला है कि इसमें कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो बेसिकली मुझे एक्स सेट सॉल्व करना है, वाई सेट सॉल्व करना है, फिर वहां से मुझे निकल जाएगा। तो एक्स दिया हुआ है 8 की पावर n माइनस 7n-1, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू मैं डाल देता हूँ, n की वैल्यू पहले डालता हूँ 1, नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है ना। तो n की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 8-7-1, मतलब 8-8 मतलब 0। तो जो मेरा एक्स सेट है उसका पहला एलिमेंट तो मिल रहा है 0। फिर जब मैं इनकी वैल्यू 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 64-14-1, मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू 49। तो दूसरा एलिमेंट मिल रहा है 49। ठीक है, तीसरा क्या मिल रहा है? 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 माइनस 21 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 490 आई गेस। सो दिस थिंग इज माई थर्ड एलिमेंट। ठीक है, ऐसे करके मैं इसमें आगे चलता रहूंगा। मुझे नहीं पता आगे क्या क्या एलिमेंट आएंगे, लेकिन ऐसे करके आते रहेंगे। मैंने पहले 3 एलिमेंट निकाली ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा एक्स। वैसे मैं वाई निकालूंगा। मेरा वाई क्या होगा? सॉरी, वाई दिया हुआ है 49n-49। वापस एन नेचुरल नंबर है तो पहला तो हो जाएगा 0। जब मैं 2 डालूंगा तो वो हो जाएगा 49। जब मैं 3 डालूंगा तो वो हो जाएगा 49 into 2, मतलब 98। ठीक है, ऐसे करते करते मुझको पता है ना, क्योंकि मैं बेसिकली 49 इंटू समथिंग में से 49 माइनस कर रहा हूँ, तो बेसिकली 49 इंटू n-1 है। n-1 कभी 10 के बराबर भी होगा, तो बेसिकली ये चीज आगे जाके 10 के बराबर भी हो जाएगी। ऐसे करके 49 इंटू 10 भी आएगा आगे जाके, तो बेसिकली आगे जाके 490 भी आएगा, और फिर ऐसे ये कंटिन्यू तो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या देख रहा हूँ? मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरे इसमें एलिमेंट्स है वो इसमें तो है ही, प्लस इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है। तो बेसिकली जो मेरा सेट एक्स है उस वो y का सबसेट है। क्यों? क्योंकि y में जो एलिमेंट्स x में है वो तो है ही, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स और है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा x इज सबसेट ऑफ y। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, क्वेश्चन नंबर 38 में, सॉरी। तो 38 में क्या बोला है? 38 में बोला है a survey shows that 63 of the percent of the people watch a news channel, where 76% people watch on the channel. Okay, if X% of the people watch both channels, then अच्छा, हमको निकालना है जो दोनों चैनल वॉच करते हैं, मतलब मुझको दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है ना। ओके, तो निकालता हूँ मैं। ऐसे करेंगे। देखो, टोटल होता है 100, टोटल होगा 100। 100 में 63% वाले जो न्यूज चैनल देखते हैं, 76% वाले हैं जो अंदर चैनल देखते हैं। तो पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा जो दोनों कितना देखते हैं।
फिर मैं उससे निकालूंगा कि मेरा वाले वाले लोग कितने हैं जो दोनों चैनल देखते हैं, मतलब एक, मतलब दोनों का मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन निकालना है अपने को बेसिकली। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉरी, बेसिकली 100 इज ग्रेटर देन 63, जो अपने न्यू चैनल देखते हैं, प्लस 76 जो अपने अदर चैनल देखते हैं, माइनस एक्स जो अपने दोनों चैनल देखते हैं। समझ में आया ना ये मैं क्यों क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है ना कि जो मेरा एक्स क्या है, मेरा एक्स है वो वाले लोग जो दोनों देखते हैं, मतलब एक्स से मेरा इंटरसेक्शन। और जो मेरा यूनियन होगा, मतलब वो वाले लोग जो न्यूज चैनल भी देखते हैं और वो वाले लोग जो अदर चैनल भी देखते हैं, वो हमेशा 100 से कम होगा। क्यों? क्योंकि जो यूनियन है, मतलब टोटल परसेंटेज तो 100 ही है। यूनियन वाले लोग हैं जो एटलीस्ट एक चैनल देखते हैं, और अपने को पता है कि कुछ लोग ऐसे भी है जो एक भी चैनल नहीं देखते होंगे। तो बेसिकली जो मेरा यूनियन होगा वो हमेशा 100 से कम होगा। तो बेसिकली 63 प्लस 76 माइनस वो वाले लोग जो दोनों देखते हैं, दिस थिंग इज इक्वल टू यूनियन, और यूनियन हमेशा 100 से कम होगा। तो बेसिकली अपनी ये वाली इक्वेशन बनेगी कि 100 इज ग्रेटर देन, या फिर इक्वल टू भी बोल सकते हैं, greater than equal to 63 plus 76 minus x। ठीक है, तो बेसिकली 100 इज ग्रेटर देन 139 माइनस एक्स। तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा, यहाँ से मैं निकाल लूंगा मेरा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39। ठीक है, समझ में आया ना मैंने क्या लिखा? जो मेरी ये चीज है यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, ये चीज मेरी यूनियन को रिप्रेजेंट कर रही है। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी अपन ने पढ़ा है। तो ये चीज मेरी रिप्रेजेंट कर रही है यूनियन को। तो जो मेरा ये यूनियन है, दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू 100। समझ में आया? तो यहाँ से मैंने निकाल लिया कि मेरा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39। और मेरे को क्या दिया हुआ है? मेरे को दिया हुआ है, मतलब वैसे तो मेरा एक ही ऑप्शन उसको मैच कर रहा है, मतलब बी और सी दोनों हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बी और सी में चेक करना पड़ेगा बेसिकली। तो मेरे को क्या दिया हुआ है? मेरे को दिया हुआ है जो अदर चैनल, जो लोग अदर चैनल देखते हैं, जो लोग न्यूज चैनल देखते हैं, वो है 63%। तो मेरे को ये चीज पता है ना कि एन पी इंटरसेक्शन क्यू मतलब एक्स, ये वो होता है जो 60, जो पी में भी होगा और क्यू में भी होगा, लेकिन जो पी और क्यू है उसमें 63 छोटा है। तो बेसिकली जो ये चीज है, ये मेरी लेस देन इक्वल टू 63 होगी, क्योंकि 63 से बड़ी तो वो नहीं सकती, क्योंकि टोटली 63 लोग जो न्यूज चैनल देखते हैं, और इसमें अपन लोग को लेना है दोनों का कॉमन वाला पार्ट। तो वो 63 है, वो 76 है, तो कॉमन ज्यादा से ज्यादा 63 हो सकता है बेसिकली। तो जो मेरा ये आंसर आएगा एक्स का, वो 39 से बड़ा आएगा, लेकिन 63 से छोटा होना चाहिए। तो बेसिकली जो मेरा सी पार्ट है वो मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, सी पार्ट में तुम्हारी राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा, टिपिकल नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है? 39 में बोल रहे हैं, इफ सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड बाय दिस, देन इसमें से कौन सा ट्रू होगा, कैन, वो चीज बोल रहे हैं। तो ये अपन लोग देख लेते हैं। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू 1/x, एंड वी आर गिवन दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो बेसिकली n में कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए? um, या फिर इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, मेरे को दिया y इक्वल टू 1/x और y इक्वल टू माइनस एक्स, ये चीज मुझे दी हुई है। तो अगर मैं इसको एक चीज देखूं ध्यान से कि 1/x और माइनस एक्स तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। 1/x मतलब मैं किसी नंबर को इन्वर्स कर रहा हूँ, और x माइनस एक्स का मतलब मैं उस नंबर को नेगेटिव कर रहा हूँ। तो बेसिकली 1/x और माइनस एक्स कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन भी हमेशा फाइव रहेगा, तो इसका आंसर तो हम लोग ऐसे, मतलब ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे मैं बोल सकता हूँ कि इसका आंसर सी पार्ट होगा। समझ में आया कैसे? क्योंकि मेरे को पता है कि जो मेरा 1/x और x है वो कभी बराबर हो नहीं सकते ना। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 1/x कैन नेवर बी इक्वल टू माइनस एक्स, ये कभी भी माइनस एक्स के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी है वो हमेशा फाइव आएगा। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? सी पर इसका सही आंसर होगा। अगेन नोबल क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 में क्या बोला है? 40 में बोला है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। क्या पूछा है मुझसे? ए इंटरसेक्शन ए
यूनियन बी। ठीक है, तो अगर इसको मैं ढंग से करूँ तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन विद ए यूनियन ए इंटरसेक्शन विद बी। इसको अगर मैं खोलना चाहूँ तो ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे तो वापस वही चीज बन जाएगी, तो आई डोंट थिंक दिस स्टेप विल बिकम फ्रूटफुल। तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अपन लोग सीधा ऑप्शन ही चेक करते हैं, देन दिस थिंग इज इक्वल टू ए बी फाइव और ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ये चीज जो है इसमें मेरा ये आ रहा है। पहले तो देखो ए यूनियन बी में क्या होगा। ए यूनियन बी में वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी है बी में भी है और या फिर किसी एक में है। तो बेसिकली ए यूनियन बी हमेशा बड़ा वाला सेट होता है, मतलब वो वाला सेट होता है जो ए में भी है और बी में भी है। और इसको मैं ले रहा हूँ, इसका मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ ए के साथ। तो इसको मैं वैसे सोल्व करता हूँ, लेट्स से मैं ऐसा कोई एलिमेंट लेता हूँ एक्स और मैं बोलता हूँ कि वो मेरा ए में है। ठीक है, वैसे तो ये आपको ऑलरेडी दिख गया होगा। सॉरी एक सेकंड। वैसे तो ये दिख जाना चाहिए कि इसका आंसर ए पार्ट होगा, बट फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। मतलब अपन लोग अपने इंस्टिंक्ट से देख सकते हैं कि इसका आंसर ए पार्ट आना चाहिए, बट फिर भी इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मतलब इसका मतलब होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक, ये चीज लिखी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। ये मैंने बताया था कि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि एक्स ए में तो बिलोंग करता ही है। और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन है। ए और बी दोनों में कॉमन इसमें वाले एलिमेंट्स आएंगे। इसको मैं और कर रहा हूँ विद एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब वो वाले एलिमेंट जो आइदर ए में है या ए यूनियन बी में है या फिर दोनों में है। ए यूनियन बी में वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी होंगे। इसको मैं उसमें डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना कि एक्स बिलोंग्स टू ए। समझ में आया। मैंने भी उसको खोल के सॉल्व करके दिखा दिया। जो मैंने आपको पहले बोला था कि इसका आंसर ए आएगा, तो दैट थिंग वी हैव आल्सो प्रूव एनालिटिकली। क्योंकि इसमें और है ना, और का मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी में तो वही वाले एलिमेंट्स होंगे जो ए में है और बी में भी है। तो बेसिकली उसमें वाले एलिमेंट्स हो नहीं सकते जो सिर्फ बी में हो, क्योंकि उसमें वहाँ पे इंटरसेक्शन है, वहाँ पे कॉमन वाले एलिमेंट्स आएंगे। उसको जब मैं और कर ही रहा हूँ तो उसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना कि वो एक्स बिलोंग्स टू ए में होंगे। तो बेसिकली दिस थिंग इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका सही आंसर क्या हो गया, ए पार्ट। ठीक है, तो इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 में बोला है ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है एंड एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द यूनिवर्सल सेट। फिर मुझसे ये पूछा है क्या और किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ए बार का मैं यूनियन ले रहा हूँ ए यूनियन बी से, और इसको मैं यूनियन ले रहा हूँ बी बार से। हम्म, तो अगर मैं इसको पहले खोलता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि मेरा ए बार, सॉरी, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि मेरा जो ए बार है उसका मैं यूनियन ले रहा हूँ विथ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बार। और बी इंटरसेक्शन बी बार मतलब वो एलिमेंट्स जो बी में है और वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है उनका कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं होगा, मतलब इसका मैं यूनियन ले रहा हूँ फाइव के साथ। तो फाइव के साथ यूनियन लेना मतलब वही एलिमेंट इटसेल्फ। ए बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये आया। अब इसको मैं वापस वेल ढंग से लिखता हूँ, तो हो जाएगा ए बार यूनियन ए, मतलब वो एलिमेंट जो ए बार में है और वो एलिमेंट जो ए में है, वो तो फिर पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया ना। इसका मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ ए बार, सॉरी, इसका मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ विथ ए बार यूनियन बी। तो वापस वही चीज हो गई। ये चीज है यूनिवर्स। यूनिवर्स का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा किसी सेट के साथ तो फिर उसका इंटरसेक्शन तो वाला सेट ही आएगा ना बेसिकली। तो बेसिकली इसका आंसर आएगा ए बार
यूनियन बी, मतलब वो एलिमेंट जो ए बार में है और वो एलिमेंट जो बी में है। ठीक है, इफ मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो आई गेस मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, ये बी बार था क्या, सॉरी। ठीक है, मतलब वो एलिमेंट जो ए बार में है और बी बार में है, तो इसमें मैं डी मॉडल लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का बार, मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में है उसका बार। तो मुझे बेसिकली कॉमन एलिमेंट्स हटाने हैं। तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट्स कोई है ही नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर का सेट है, इवन नंबर का सेट है। तो बेसिकली इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं। तो मेरे को वो एलिमेंट्स चाहिए जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो फिर वो तो पूरा सेट ही हो गया ना बेसिकली। तो वो तो वन चालू करके सारे एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश। क्यों? क्योंकि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, एक सेट है ऑड एलिमेंट्स का, एक सेट इवन एलिमेंट्स का। मेरे को वो एलिमेंट चाहिए जो कॉमन है, तो कॉमन तो कोई है ही नहीं। इसका आंसर क्या हो गया, सारे नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर। इसका सही आंसर हो गया बी पार्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है एस को सेट दिया हुआ है, पी को सेट दिया हुआ है, मुझसे एन एस प्लस एन पी पूछा है, तो एक्स क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 <100। अरे ठीक है, तो सिंपल है ना, ये तो अपन लोग लिख लेंगे। ये तो बेसिकली अपने को कैलकुलेट करना है, तो 3 के पॉजिटिव मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 3 6 9 10 ऐसे करके जाऊंगा 100 तक। और प्राइम नंबर जैसे 20 भी निकाल लूंगा मैं, 2 3 5 7 ऐसे करके निकाल लूंगा, दोनों को सम करना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आई होप दिस कैन बी इजली डन। तो बेसिकली इसका आंसर 41 आएगा। ये मैं बता देता हूँ। तो एन एस प्लस एन पी 41 आना चाहिए, बट आई थिंक इसमें दिया हुआ नहीं है, तो बेसिकली 31 की जगह 41 होगा। सो मेक इट करेक्ट। फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 में क्या बोला है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स एंड एक्स बार डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, ये अपने को पता है, देन ये किसके बराबर होगा। तो ये वापस सॉल्व करते हैं अपन लोग। क्या दिया हुआ है अपने को दिया हुआ है एक्स का मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, एक्स यूनियन वाई के बार से। ठीक है, ये दिया हुआ है मुझे। तो पहले तो मैं यहाँ पे बार खोलता हूँ डीमॉर्गन लगा के। बेसिकली वो हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन विथ एक्स बार इंटरसेक्शन, साइन चेंज हो जाता है ना, बोला था, वाई बार। वापस को मैं खोल दूंगा, तो एक्स इंटरसेक्शन एक्स बार, तो वापस नल सेट हो जाएगा। इसका मैं ले रहा हूँ इंटरसेक्शन विथ एक्स इंटरसेक्शन वाई बार। ठीक है, तो वापस वही चीज, नल सेट का मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ किसी, सॉरी ये वाई है, नल सेट का मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ किसी सेट से, तो उसका आंसर वही वाला सेट हो जाएगा ना। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई बार। ठीक है, ये इंटरसेक्शन में, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है अपने को, वाले एलिमेंट्स जो एक्स में है। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं इंटरसेक्शन दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स, आई एम नॉट टेकिंग यूनियन। तो अगर मैं नल सेट का इंटरसेक्शन दे रहा हूँ एक्स किसी सेट से, तो वो नल सेट ही आएगा ना, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट होता है जो दोनों में कॉमन हो। नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो बेसिकली इंटरसेक्शन का मतलब नल सेट आएगा आंसर। तो नल सेट किसमें दिया हुआ है, सी पार्ट में, तो बेसिकली सी इज माई राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोगों ने ये वाले क्वेश्चन कर लिए। अब अपन लोग बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला है 44 में, 44 में बोला है x belongs to real and 1 is less than x is less than 2 can be written as, can be written as, तो ये तो सिंपल है, आप सीधे सीधे सेट दो ना। मतलब सेट क्या हो जाएगा, 1 कॉमा 2। 1 पे आएगा स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि 1 इंक्लूडेड है, और 2 इंक्लूड नहीं है, तो 2 पे आएगा स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट, मतलब ये ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, राउंड ब्रैकेट जो भी बोलते हो। 1 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, और बीच के सारे एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि रियल नंबर पे है, तो 44 का आंसर ये हो गया। फिर 45 का आंसर क्या होगा, 45 में है A is a null set, then the elements in PA is, A null set और PA में एलिमेंट्स कितने होंगे, P में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA बताना है ना। अपने को देखो, अपने को दिया हुआ है नल सेट है, तो N A तो 0 है, यानी अपने को 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को पता है किसी सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं,
एन पी ए जो होता है, इस सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 0। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। बेसिकली इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1। और वो वन एलिमेंट क्या होगा? वन एलिमेंट होगा 5, मतलब नल सेट, मतलब ये वाला। ठीक। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 में क्या बोला है? If A and B are finite sets such that A is a subset of B, then A and A intersection B is equal to what? सिंपल है, एन बी के बराबर होगा ना ये तो। अगर मेरा, अब मेरे को यूनियन बोला है, सॉरी, एन ए यूनियन बी है। यूनियन का मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट जो आइदर ए में है या बी में है या दोनों में है। तो क्योंकि बी बड़ा सेट है ए से, तो एन ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स वाले होंगे जो बी में होंगे, उसको मैं सीधे सीधे एन बी के बराबर लिख सकता हूँ। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, जस्ट अपने को सोच के जवाब देना है। 47 में क्या बोला है? इफ ए एंड बी आर इन टू सेट्स देन ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट? ए और बी टू सेट्स है तो ए माइनस बी इसके बराबर होगा। ये अपने को पूछा है ना। तो ये मैंने आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कितने बार बताया था कि ए माइनस बी को जब मेरे को रिप्लेस करना पड़ता है सेट की लैंग्वेज में, तो मैं कैसे रिप्लेस करता हूँ? इसको मैं इंटरसेक्शन लिख सकता हूँ ना, कि मैं ए का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ उस वाले एलिमेंट के साथ जो बी में नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का। समझ में आया? ये मैंने भी पिछली बार पीछे सॉल्व किया, तब भी मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज किया था कि जो मेरा ए माइनस बी है, ये क्या है? ये मैं वो वाले एलिमेंट्स है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन उन एलिमेंट्स से जो बी में नहीं है। बेसिकली डिस्टिंग इज नथिंग बट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, तो ये तो सिंपल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्या बोल रहा है? पावर सेट ऑफ द सेट 1 2 इज। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट वो वाला सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं सेट पे। तो बेसिकली मेरे को क्या दिया हुआ है? मेरे को दिया हुआ 1 2। पावर सेट क्या हो जाएगा? पावर सेट में आ जाएंगे सारे एलिमेंट्स, मतलब 1 एक सेट, दूसरा हो जाएगा 2 एक, तीसरा हो जाएगा 1 2, और चौथा हो जाएगा 5। 5 एक सेट होता है ना, तो ये इसका पावर सेट हो जाएगा। ठीक। तो दिस इज 48। मूविंग ऑन टू 49। क्या बोल रहा है? गिवन द सेट ए बी एंड सी देन द यूनिवर्सल सेट ऑफ द थ्री सेट्स, मतलब यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे बेसिकली। तो यूनिवर्सल सेट लिखना तो बहुत आसान है, सारे एलिमेंट्स लिख दो, वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में देख लो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सारे एलिमेंट्स लिख दो एक एक करके। 49 है ना, तो जीरो चालू है, जीरो है, फिर 1 है, फिर 2 भी है, फिर 3 तो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 है। बेसिकली 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है। ठीक है, कोई एलिमेंट मिस तो नहीं हुआ? हाँ, ये सारे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लिख दो एक एक करके। तो ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए बी और सी दिया हुआ है। फिर मुझे बोला है बी यूनियन सी बार, मतलब बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट जो बी में है और सी में है उसका बार लेना है मुझे। तो यूनिवर्स में सब वाले एलिमेंट्स माइनस कर लो जो इस बी यूनियन सी में। बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 3, पहले मैं लिख देता हूँ ना, मैं सीधे सीधे ऐसे करके लिखता हूँ। बेसिकली बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट है जो बी में है और सी में भी है, या फिर किसी एक में है? तो वो है 2, 3 भी है, फिर 4 भी है, देन वी हैव 6 7 8। 6 7 8। ठीक है, इसको मेरे को यूनिवर्स में माइनस करना है। यूनिवर्स में 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 नहीं, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर मैं सिमिलरली कर लूंगा। पहले मैं सी माइनस से निकालूंगा। सी माइनस से क्या आएगा? जो सी में है लेकिन ए में नहीं है, 2 तो है, 3 भी है, 4 और 8 हो जाएगा। सी माइनस सी में आ जाएगा 4 और 8।
4 और 8 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे इसमें आ जाएंगे C-A के बारे में। मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 6 7 9 10, ये हो जाएगा मेरा सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, तो समझ में आया होगा। दीज आर सॉर्ट ऑफ इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। 51 पे चलते हैं। फॉर ऑल सेट्स ए एंड बी, ए माइनस ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो ये तो मैंने अभी सॉल्व किया। ए माइनस ए यूनियन बी मतलब इंटरसेक्शन बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, तो मैं ए माइनस बी को, जैसे मैंने आपको भी बताया था, ए माइनस बी को मैं ऐसे लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन विद बी बार। ठीक है, इसको मैं ए से माइनस कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ए माइनस ए यूनियन बी, ये कर रहा हूँ ना मैं। तो ये क्या हो जाएगा, वो वाले एलिमेंट्स जो ए में है और बी में है कॉमन, वो है यहाँ पे। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ए माइनस वो वाले एलिमेंट्स जो ए और बी में कॉमन है। तो बेसिकली अब मेरे को वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो है जो दोनों में कॉमन है। इसको मैं ए से माइनस कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे को वो वाले एलिमेंट्स लिखना है जो ए में है लेकिन दोनों में नहीं है, जो कॉमन नहीं है, क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ ना। तो बेसिकली मेरे को लिखना है ए माइनस बी। ये बस ए माइनस बी को इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है। यहाँ से आएंगे सारे कॉमन एलिमेंट्स, और कॉमन एलिमेंट्स को ए से माइनस कर रहा हूँ। मतलब मेरे को सिर्फ वाले एलिमेंट्स चाहिए जो सिर्फ ए में है, तो ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 51 का आंसर। आगे चलते हैं 52 पे। 52 है मैच द कॉलम, तो ये मैं करता हूँ सॉल्व। मतलब इसको मैं सीधे सीधे आपको बता भी सकता हूँ, बट सॉल्व करते हैं इसको। देन वी हैव ट्रू फॉल्स ओनली, सो जल्दी से सॉल्व करते हैं। ए बार यूनियन बी बार माइनस ए का बार। तो देखो इसको मैं ऑलरेडी बता देता हूँ। ए बार यूनियन बी बार हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का बार डी मॉर्गन लगा के। फिर मैं पूरे का बार कर रहा हूँ ना, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा। बेसिकली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तभी ए के बराबर आएगा, तो ये मैंने क्योंकि सॉल्व कर दिया है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट का आंसर होगा ए पार्ट, देन सेकंड का आंसर आएगा। सेकंड का आंसर भी मैं सिमिलरली सॉल्व कर लूंगा क्योंकि मैंने ऊपर किया हुआ है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। सेकंड का आंसर सी पर आएगा, मतलब बी आएगा। फिर थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा, थर्ड वाला है ए बी माइनस सी, मतलब वो एलिमेंट जो बी में है लेकिन सी में नहीं है, और वो एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो बेसिकली ये तो सिंपल है ना, ये तो मैं ऑलरेडी भी कर सकता हूँ। इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है बेसिकली। तो बेसिकली ये, अगर आप लोग ध्यान से देखें, पहले मैं ए में से बी को माइनस कर रहा हूँ और मैं बी में से सी को माइनस कर रहा हूँ। तो बेसिकली बी माइनस सी वाले एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ बी में है, और ए माइनस बी में वाले एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ ए में है। तो बेसिकली मैं डायरेक्टली इसको ए माइनस बी के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, बाकी अपन लोग इसको एनालिटिकली सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे मैं भी तक सॉल्व करता आया था। तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा ए माइनस बी। फिर फोर्थ वाले में बोला है ए माइनस बी का मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ सी माइनस बी से, मतलब वो एलिमेंट जो सी में है लेकिन बी में नहीं है, और वो एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो एलिमेंट्स हो जाएगा जो ए और सी दोनों में है लेकिन बी में नहीं है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, वो एलिमेंट जो ए में भी है और सी में भी है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे फोर्थ पार्ट का आंसर। फिर फिफ्थ में क्या बोला है, फिफ्थ में बोला है ए मल्टीप्लाइड विद बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो इट वुड बिकम ए मल्टीप्लाइड विद बी इंटरसेक्शन विद ए मल्टीप्लाइड विद सी। बेसिकली डी वाला पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल है, ये तो ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, सिक्स वाला भी मैं ऐसे ही कर लूंगा। तो सिक्स वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स वाले का आंसर हो जाएगा ई पार्ट। तो ये मैच द कॉलम बेसिकली इजी है क्योंकि हम लोग ऊपर से इतना सॉल्व करके आए हैं। तो ये बेसिकली उसी का, मतलब उसी का स्मॉलर वर्जन है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। आगे चलते हैं 53 पे। तो 53 में क्या है, इफ ए इज एनी सेट देन ए इज सबसेट ऑफ ए। अगर ए कोई सेट है तो ए इज सबसेट ऑफ ए, जो ट्रू है। हर सेट अपने खुद का सबसेट होता ही है, तो 53 तो ट्रू है। ठीक है, 54 में क्या बोला है, एम सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है, देन बी इज सबसेट ऑफ एम इज रॉन्ग। चेक कर लेते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट्स बी में है वो एम में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए बेसिकली। तो वन वन तो है, टू टू भी है, थ्री भी है। अच्छा, दोनों सेट सेम है। क्यों दोनों सेट सेम है, तो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हुए, लेकिन यहाँ पे दिया है कि ये सबसेट नहीं है, तो बेसिकली ये फॉल्स है। क्योंकि अगर दोनों सेट सेम है तो वो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट है,
लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं है, तो ये बेसिकली फॉल्स है। ठीक है, सो दिस थिंग इज फॉल्स। देन 55th वन क्या बोल रहा है, दैट सेट्स 1 2 3 4 एंड 3 4 5 6 आर इक्वल। ये फॉल्स है, आपने देखे मेरे इक्वल इक्वल सेट्स बोल रहे हैं इसमें एलिमेंट सेम होते हैं, लेकिन इसमें एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो 55th का भी आंसर आएगा फॉल्स। देन 56th में क्या है, 56th में बोला है Q union Z is equal to Q, where Q is a set of rational numbers and Z is a set of integers। हाँ, तो ये तो सही है ना, क्योंकि रेशनल नंबर्स में इंटीजर, रेशनल नंबर्स हमेशा इंटीजर इंक्लूड करते हैं। जो रेशनल नंबर होते हैं वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो मतलब फिक्स होते हैं, मतलब इरेशनल नहीं होता। आपने को पता है रेशनल नंबर कौन से होता है, तो जितने भी इंटीजर्स है वो सारे रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो बेसिकली जो मेरा 56 है उसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेरा Q यूनियन Z है वो Q के बराबर है, मतलब वो वाले एलिमेंट्स जो आइदर Z में है या आइदर Q में है या दोनों में है। तो जितने भी एलिमेंट्स Z में होंगे वो Q में तो होंगे ही, क्योंकि सारे इंटीजर्स रेशनल तो होते ही हैं। तो ये Q के बराबर है, ये ट्रू है। तो 56 में मेरा आ गया ट्रू। देन मूविंग ऑन टू 57th वन। 57th में क्या बोला है, 57th में बोला है लेट सेट्स R इज इक्वल टू T बी डिफाइंड एज। R दिया हुआ है मुझे, X बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि Z होता है इंटीजर, एंड X इज डिविजिबल बाई 2। तो वो वाले इंटीजर से डिविजिबल बाई 2 है। और जो T है वो मुझे दिया हुआ है X बिलोंग्स टू इंटीजर, X इज डिविजिबल बाई 6। तो यार, और ये तो ऑब्वियसली बात है, जो 6 से डिविजिबल होगा वो 2 से तो डिविजिबल होगा ही, क्योंकि 6 इटसेल्फ इक्वल टू 2 इंटू 3। तो ऑब्वियसली बात है जो T वाला सेट में एलिमेंट्स आएंगे वो R वाले सेट के एलिमेंट्स ऑलरेडी होंगे ही होंगे, क्योंकि T इज अ बिगर सेट एंड R इज अ स्मॉलर सेट। T में वो वाले एलिमेंट्स भी आ रहे हैं जो 3 से डिविजिबल है। देखो 6 क्या होता है, 6 होता है 2 इंटू 3। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो एलिमेंट्स टी में है वो वाले एलिमेंट्स जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन आर में वाले एलिमेंट्स तो सिर्फ 2 से डिविजिबल है। तो बेसिकली जो एलिमेंट्स टी में आएंगे वो आर में तो आएंगे ही आएंगे पक्का। तो बेसिकली आर इज अ सबसेट ऑफ टी। समझ में आ रहा है, सॉरी, टी इज अ सबसेट ऑफ आर, क्योंकि इसको ऐसे समझो ना, मान लो कि मैं कोई सेट देता हूँ तुमको, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि लेट्स से, इसको ऐसे समझाते हैं कि देखो आर में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, आर में होंगे आर में होंगे 0 2 4 6 8 सारे एलिमेंट्स। टी में कौन से एलिमेंट्स होंगे, टी में होंगे 0 6 12 18 ऐसे करके। मतलब टी में वाले एलिमेंट्स आएंगे जो 6 से डिविजिबल है, मतलब 6 के टेबल वाले, 6 12 18 ऐसे करके। और आर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, आर में आएंगे 6 8 10 12, मतलब बीच वाले एलिमेंट्स भी आएंगे। तो बेसिकली आर वाला सेट एग्जॉस्टिव है और टी वाला सेट उसी का छोटा सेट है, क्योंकि टी में और हमने कंडीशन लगा दी ना, आर में एक ही कंडीशन है कि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन टी में दो कंडीशन है कि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो बेसिकली जो एलिमेंट्स टी में होंगे वो आर में तो होंगे ही होंगे फॉर श्योर। तो बेसिकली टी इज अ सबसेट ऑफ आर, क्योंकि टी में आएंगे 6 8 12 करके, लेकिन आर में आएगा 6 8 10 12 ऐसे करके। आर में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, लेकिन वो वाले एलिमेंट्स तो है ही जो एटलीस्ट टी में है। तो टी इज अ सबसेट ऑफ आर, सो दिस थिंग इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब मैं करता हूँ लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें क्या बोला है, मुझे ए सेट दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। बी है एक्स बिलोंग्स टू रेशनल और वो 0 से 2 में जा रहा है, मतलब ये है 0 से 2 में जा रहा है, मतलब 0 से 2 के बीच में सारे एलिमेंट्स, और 0 और 2 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। और ए में है 0 1 2, देन ए इज इक्वल टू बी। ये फॉल्स है, क्योंकि ए में सिर्फ 0 1 2 है, लेकिन बी में वो एलिमेंट्स भी है जो 0 और 2 के बीच में आ रहे हैं, मतलब 0 1 0 2 1 1 2 1 3 सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि रेशनल में हम लोग डेसिमल वाले भी लेते हैं। लेकिन ए में सिर्फ 0 1 2 है, सारे एलिमेंट्स नहीं है। तो ए और बी बराबर नहीं है, क्योंकि ए जो बी वाला सेट है उसमें वाले एलिमेंट्स भी आएंगे जो डेसिमल वाले हैं, सारे एलिमेंट्स बराबर नहीं है, इसलिए 58 वाला फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेप्स वाला चैप्टर फिनिश होता है। अपन ने जो आज सॉल्व किया वो डैम इजी क्वेश्चंस थे, क्योंकि अपन लोगों ने जब सब्जेक्टिव वाले किए थे वो थोड़े टफ साइड पे थे, तो दीज वंस वर इजी। बेसिकली जो अपन ने आज किए हैं वो अपने को कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं कि सेक्स चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कि कैसे अपन लोग चीजों को इवेल्युएट करते हैं, और इसकी वजह से अपन लोग ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इफ यू हैव डन टिल सब्जेक्टिव पार्ट, देन ऑब्जेक्टिव पार्ट इज बेसिकली इजी। तो आई होप जो मैंने आज सॉल्व किया वो आपको समझ में आया होगा। एंड इवन इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, देन यू कैन रिविजिट इट एंड यू कैन इवन वॉच माई प्रीवियस
sessions, so you will get a better hold on this thing. And basically, such chapter is one of the easiest chapter of mathematics. वेन डायग्राम्स में और थोड़ा इंटरसेक्शन और यूनियन वाले क्वेश्चन में सोचना पड़ता है, बट इट इज थिंकेबल इफ यू विल सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस. ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा. और यहाँ पे हम लोग सेट्स को एंड करते हैं. ओके, थैंक यू.